बच्चे आज का अपना टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी एंड इट्स रिलेशन विद लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है? जैसे लीनियर वेलोसिटी का अपने को पता है क्या होता है। लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? लीनियर वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो क्या रहेगी? एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है वो पता है सबको, कि अगर हम एक मान लो सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, वो फिलहाल कहां पे? इस पॉइंट पे, ठीक है, और वो यहां से वो डिस्प्लेस होके कहां चला गया? मान लो यहां था, वो डिस्प्लेस होके लेट अस अज्यूम यहां तक चला गया। अब यहां से यहां जाते हुए हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे, हम क्या बात कर रहे हैं? कितने एंगल से वो डिस्प्लेस हुआ है। तो ये एंगल का मान लो डेल्टा थीटा मैंने नाम रख दिया। तो जो एंगुलर वेलोसिटी इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, ये डब्ल्यू जैसा क्या होता है? ओमेगा, एंड इट इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। क्लियर है बच्चा? अब ये जो डेल्टा थीटा है इसकी यूनिट क्या होगी? रेडियंस, और ये क्या होगा? पर सेकेंड। क्लियर है? डायमेंशन क्या होगी? रेडियन जो होता है वो डायमेंशन लेस है, तो सीधा सीधा क्या आएगा? m0l0 t-1। ठीक है, और t-1 और किसकी होती थी? फ्रीक्वेंसी की। तो इसी को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की तरह भी ट्रीट करेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई है? अब आता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। देखो बच्चे, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के अंदर हम क्या करते हैं? अगर इसी केस को मैं ये मान लूं कि ये जो एंगल है डेल्टा थीटा, ये बहुत ज्यादा छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए, मतलब यहां से जैसे ये है और ये यहां से सिर्फ इधर डिस्प्लेस हुआ है, तो ये जो डेल्टा थीटा है ये यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट जो हुई है। एक बात देखो, अगर यहां पर मैं लेंथ ऑफ आर्क की बात करूं, लेंथ ऑफ आर्क ये क्या है? आर है रेडियस। तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क है और जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, बिल्कुल सेम है। तो अपने पास लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? लीनियर वेलोसिटी का क्या रिलेशन था? लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ये होता है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट मतलब एल अपॉन टी, मैं लिख सकता हूं, है ना? लीनियर डिस्प्लेसमेंट यहां पे एल अपॉन टी आ गया। अब मेरे पास एक फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, होता है कि नहीं? अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं एल इज इक्वल टू आर थीटा और ये वैल्यू यहां डाल दूं आर थीटा बाई टी, तो थीटा बाई टी दैट इज चेंज इन एंगल अपॉन टाइम टेकन, ये क्या होता है? ये तो ओमेगा होता है। तो v इज इक्वल टू आर टाइम्स ओमेगा, हुआ कि नहीं? ये हमारे पास लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन आ जाता है। ठीक है, सिंस ये दोनों वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर वैल्यूज हैं v और r, और इनको अगर मैं वेक्टर की फॉर्म में लिखूं v इज इक्वल टू अपने पास क्या रहेगा? ओमेगा क्रॉस r। ठीक है, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। डन है। एंगुलर वेलोसिटी भी हमारे पास क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी रहती है। ठीक बात है बच्चा। अब मेन इसके अंदर स्टोरी क्या थी कि जो एंगुलर वेलोसिटी इसकी डायरेक्शन कैसे मिलेगी? इसकी डायरेक्शन मिलती है हमारे पास राइट हैंड थंब रूल से। अगर इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो थंब जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी देगा। ठीक है, अगर ऐसे घूम रहा है तो उस साइड आ गया, मतलब जो कर्लिंग फिंगर्स हैं वो क्या देंगे? डायरेक्शन ऑफ मोशन, और जो हमारा थंब होगा ये डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी देता है अपने को। क्लियर बात है ये? ठीक है ना? अगर तुम इस चलो अब समझ में आ गया ये वाला पॉइंट। अब इसके बाद हमारे पास आता है बच्चा एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे लीनियर एक्सेलरेशन था उसी तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन क्या रहेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन t2 माइनस t1 और डी ओमेगा बाई dt लिख सकते हैं। लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है? ए, अल्फा की यूनिट क्या निकलेगी? रेडियन पर सेकंड अपॉन सेकंड, दैट इज रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और ए और अल्फा का रिलेशन क्या होता है? ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ये आता भी कहां से है? लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा अपने पास? लीनियर एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, है ना? और मैं लीनियर वेलोसिटी की जगह आर ओमेगा लिख के आर बाहर डी ओमेगा बाई डी टी लिख लूं, और डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है? अल्फा। तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा आया कि नहीं? समझ में आ गई? यहां से लीनियर और एंगुलर का रिलेशन आ जाता है। अब इसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है बच्चा टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स। अब मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, क्योंकि इसी के ऊपर जो डेरिवेशन है, कंसेप्ट है, वो पूरे चैप्टर में आगे चलेगा भी और वो एग्जाम में भी आता है। देखो मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मूवमेंट बेसिकली समझ में आता है। मूवमेंट क्या होता है? जिस टाइम पे अगर कभी एक ऑब्जेक्ट है और उसको किसी एक पॉइंट से मैं पाइवटेड कर देता हूं, मान लो यहां हमने पाइवटेड किया, इसको सपोर्ट दे दी, तो ये वाला जो मास है, ये वाला हिस्सा, इसका मास इधर को
ऐसे करके मूवमेंट क्रिएट करना चाहेगा, और ये वाला जो हिस्सा है ये इधर से मास इधर को घुमाना चाहेगा, है ना। इनको हम क्या कह रहे हैं, मूवमेंट्स है। बेसिकली मूवमेंट्स होते क्या है, या टॉर्क क्या होता है, टॉर्क है रोटेटिंग एक्शन ऑफ फोर्स। अगर मेरे पास इस पेन को मैंने यहां ऐसे फिक्स करा है, अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूं, सिंस ये पाइवटेड है, यहां से मैं फोर्स सीधी लगा रहा हूं, वो खुद घूम रहा है कि नहीं। अगर मैं इस पर फोर्स सीधी लगा रहा हूं तो वो गोल घूम के जा रहा है, तो फोर्स तो लगी स्ट्रेट, लेकिन इसका एक्शन कैसा हुआ, रोटेटिंग एक्शन। तो ये रोटेट करके गया, ये मूवमेंट ऑफ कपल हुआ। मूवमेंट ऑफ कपल में बेसिकली क्या रह जाता है, अगर हम कपल की बात करते हैं तो यहां पे जैसे कपल क्रिएट होता है, अगर मैं किसी बॉटल को खोलूं, मान लो तुम यहां ध्यान देना, अगर मैं इस बॉटल को खोलना चाहता हूं, मैं कैसे खोलूंगा, मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा इस तरीके से। अब इस तरीके से का मतलब क्या हुआ, ये जो उंगली है ये आगे की तरफ फोर्स लगाएगी, ये जो थंब है वो पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, और ये घूम जाएगा कहां को, ऊपर को। हुआ कि नहीं, नेट रिजल्ट कहां आया, ऊपर की तरफ। तो यहां पर हमने कपल फोर्स लगाई थी। बेसिकली क्या था, अगर हम ऐसे घुमा रहे हैं या ऐसे घुमा रहे हैं, मतलब एक फोर्स आगे और एक फोर्स पीछे, तो वो ऑब्जेक्ट घूमेगा। इस केस में अगर ये दोनों बैलेंस हो जाते तो क्या घूमता, नहीं घूमता। इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। और अगर मैं ये पाइवटेड वाला पॉइंट हटा दूं, और मान लेते हैं यहां पे हमने क्या किया है, इसको बीच में जैसे होल करके फिक्स करते होते कि भाई उसको अब रोटेट कर सकते हैं हम, और मैं एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर लगा दूं, तो ये भी इधर को जाएगा, ये भी इधर को, ये क्या बना रहे हैं, ये कपल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ कपल, अब ये घुमा देगा। देन टॉर्क जो होता है, TORQUE, डिनोट किससे करते हैं, टाउ से, ये जो है। और ये टॉर्क बेसिकली क्या होता है, रोटेटिंग एक्शन ऑफ फोर्स। अब किसी भी चीज को घुमाने के लिए जो टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है उसका फॉर्मूला है R क्रॉस F। वेक्टर क्वांटिटी है। R क्या होता है, R होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जैसे मैं यहां से, अगर मैं इसके ऊपर यहां फोर्स लगा रहा हूं, समझ रहे हो, यहां से मैंने ऐसे फोर्स लगाई है, तो फोर्स लग रही है इस पॉइंट पे, तो यहां पे क्या था, जो पाइवटेड पॉइंट था, जो फिक्स पॉइंट था, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से था, तो ये जो डिस्टेंस हुआ, इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज R, और ये लग रही है F। क्लियर है। अब किसी भी चीज को घुमाने के लिए जो अमाउंट ऑफ टॉर्क है वो क्या होता है, कांस्टेंट है। किसी भी चीज को रोटेट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ टॉर्क है वो कांस्टेंट। अगर मान लो मैं इस बॉटल की ही बात कर रहा हूं, ये टाइट कर दी मैंने, मैं बोल रहा हूं सिर्फ यहां से जोर लगाना है, मान लो एक ही हाथ से, मतलब ऐसा मेरे को कपल नहीं लगानी, और मैं सिर्फ एक ऐसे ऐसे करके घुमाना चाहता हूं इसे, तो जो सेंटर है वो पॉइंट क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये जो डिस्टेंस है वो R आ गया। अब मैं लगा रहा हूं फोर्स, तो वो घुमाएगी कि नहीं इसे, है ना। अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं, अब देखो बॉटल को खुलने के लिए जितना टॉर्क चाहिए वो फिक्स है। अगर मैं रेडियस घटा दूं, अगर मैं रेडियस घटा दूं तो भी टॉर्क तो उतना ही चाहिए, रेडियस बढ़ा दूं तो भी टॉर्क इतना ही चाहिए। तो अगर हम किसी भी केस में R को अगर डिक्रीज कर देते हैं तो मुझे F इंक्रीज करना पड़ेगा कि नहीं, यही बात हुई ना, सिंस उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल है। ये बात समझ में आ रही है। अगर मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट खोलूं तो ये क्या खुलेगा, RF sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन R एंड F। क्लियर बात है ये। एंड इनका ये सेंस, ये क्रॉस प्रोडक्ट था तो ये क्या साथ में खुला, n कैप, जो डायरेक्शन देगा इसकी। अब इसका एक एग्जांपल समझना, इसका एग्जांपल एक सीधा सा है कि अगर हमारे पास, मान लेते हैं, एक तो डोर वाला एग्जांपल है सीधा सा, भाई डोर हैंडल्स हमेशा लास्ट पे क्यों लगाए जाते हैं, बिल्कुल देखा होगा तो बिल्कुल एंड पॉइंट पे लगाए जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि डोर हैंडल्स जो हमारे होते हैं, दरवाजे को खुलने के लिए जितना टॉर्क चाहिए वो तो कांस्टेंट है, दरवाजे को खुलने के लिए जितना टॉर्क चाहिए वो कांस्टेंट है। तो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से मैं डिस्टेंस बढ़ा दूं, बिल्कुल मान लो यहां पे दरवाजे के हिंजेस लगे हुए, यहां से इधर डोर हैंडल है, तो R मैक्सिमम हो गया। अगर R मैक्सिमम हो जाएगा तो F मिनिमम लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा जोर लगा के दरवाजा खुल जाएगा। और अगर मैं ये कहूं कि नहीं, मैं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ जोर लगाना चाहता हूं, यहां जोर लगाना चाहता हूं, तो मेरे को बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा कि नहीं।
क्योंकि जितना आर कम करते जाओगे उतना एफ ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि उन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तुम एक चीज को अगर 2 कर दोगे तो दूसरे को 5 करना ही पड़ेगा टोटल प्रोडक्ट 10 करने के लिए, और अगर इसको तुम 5 कर दोगे तो ये 2 से काम चल जाएगा, और इसको अगर 10 ही कर दोगे तो ये सिर्फ 1 से काम चल जाएगा। समझ में आ रही है? जितना आर बढ़ाते जाओगे फोर्स उतनी कम होती जाएगी। इसका एक सिंपल एग्जांपल क्या है, हम जब प्लायर से अगर कोई नट खोल रहे हैं, मान लो अगर एक नट है मेरे पास और मैं ऊपर से पकड़ के ऐसे खोलना चाहता हूं तो ज्यादा जोर लगेगा। क्यों? अगर हम कोई बात नहीं, अगर हम यहां पे रखेंगे ऐसे करके घुमाएंगे तो क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट रहेगा, रेडियस बहुत कम है। मैं घुमाने की जब कोशिश कर रहा हूं मेरी फोर्स कहां लग रही है, इस सेंटर लाइन से सिर्फ इतने से डिस्टेंस पे। लेकिन अगर मैं अब नट को ऐसे पकड़ लूं, अब देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन उसका वहां से यहां पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यहां ही कि नहीं, आर बढ़ गया। अब मैं यहां जोर लगाऊंगा तो ज्यादा आसानी से खुल जाएगा। यही रीजन होता है जो हम पाइप रेंच या फिर वो जो क्या कहते हैं उसे पाना कहते हैं या की कहते हैं, है ना, जो भी इस इंस्ट्रूमेंट को कहेंगे, और वो इनके साथ हम क्या कहते हैं, कभी नोटिस किया है अगर कोई नट नहीं खुल रहा होता तो हम क्या करते हैं उसमें चाबी लगाते हैं, चाबी से खुल जाता है। वो चाबी क्या होती है, चाबी बेसिकली क्या है, जो हेक्सागन शेप की होती है, जो बेसिकली नट में फिट हो जाती है। इवन काफी नट ऐसे होते हैं जो स्क्रू ड्राइवर से भी खुलते हैं ऊपर से, पर वो स्क्रू ड्राइवर अगर नहीं खोल पाता तो चाबी से फटाक से खुल जाएगा, क्योंकि स्क्रू ड्राइवर का काम क्या है, वो बहुत छोटी सी जगह पे, ये वाला पार्ट समझ रहे हो, ये मैंने नट बनाने की कोशिश करी हुई है इस जगह पे, इस पे ध्यान देना थोड़ा सा, इमेजिनेशंस में रहना मेरे साथ साथ। ये जो है ये उसी वही हेक्सागन शेप के मैंने नट को बनाने की कोशिश करी है, और इसके जो बीच वाला पार्ट है ये लगा लो, ये नीचे येलो पार्ट दिख रहा है तुम्हें हल्का सा, मैं दिखाता हूं, ये वाला जो पार्ट है अपना, ये बेसिकली क्या है, जिसके अंदर स्क्रू ड्राइवर के थ्रू हम इसको खोल सकते हैं, जो बीच में जगह होती है स्क्रू ड्राइवर लगने की। अब वो जो स्क्रू ड्राइवर जब इस जगह पे लगेगा और वो घुमाने की हम कोशिश करेंगे तो ध्यान से देखो, क्या मैं रेडियस बढ़ा सकता हूं? रेडियस कितना है? रेडियस तो इतना सही है बस, हुआ कि नहीं, एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर में रेडियस इतना, इतने से रेडियस के साथ अगर होगा तो फोर्स बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी कि नहीं, खोलना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अब यहीं पे अगर मैंने ये हेक्सागन शेप की जो की होती है, जो चाबी होती है या पाना होता है, उसको यूज किया तो वो क्या कर रहा है, यहां से जब मैंने उसके अंदर फिट किया इसे, और अब मैं फोर्स कहां लगाऊंगा, कॉर्नर पे पकड़ के ऐसे ही खींचते हैं कि नहीं उसे, तो जब है ना इसी तरीके से होता है, हाँ मतलब ऐसे या ऐसे इसी तरीके से लगाएंगे, नट मेरा यहां है उसके साथ फिट किया, या ऐसे घुमाऊंगा या ऐसे घुमाऊंगा। अब जब ये डिस्टेंस बढ़ गया है, रेडियस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन बढ़ गया कि नहीं, ये कौन सा रेडियस है, ये है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द फोर्स, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, उससे डिस्टेंस बहुत बढ़ गया। अगर डिस्टेंस इतना ज्यादा बढ़ गया तो फोर्स ऑटोमेटिकली बहुत कम होगी कि नहीं, ये बात समझ में आई है। अगर इनिशियली यहां पर ये जो डिस्टेंस था, यहां पर हमारे पास काफी कम डिस्टेंस था तो मेरे को फोर्स बहुत हाई लगानी पड़ रही थी, अगर मैंने डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो मेरे को फोर्स बहुत कम लगानी पड़ेगी। क्लियर बात है ये। अब इसी चीज को जब हम समझ रहे हैं, देखो यहां पे और इस केस में आर जो फोर्स लग रही थी और जो आर था उनके बीच में एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री का। डन, ठीक है अंश, पता चल रहा है। अब अपना टॉपिक आता है एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फ्रॉम रोटेशन ऑफ अ पार्टिकल इन प्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसके चांसेस है कि एग्जाम में एज इट इज ये डेरिवेशन आएगी, तो साथ ही साथ में नोट डाउन करेंगे और कहीं डाउट आएगा तो पूछते ही रहना बच्चा। अपने पास टॉपिक क्या है, एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। देखो यहां पर पहले डायग्राम को समझते हैं, उसके बाद एक बार नोट डाउन करना शुरू करना। पहले डायग्राम को देखो क्या है, हम टॉर्क के लिए निकाल रहे हैं, तो पहले देखो यहां क्या है, एक मैंने ग्राफ पर हम क्या बात कर रहे हैं देखना जरा। हमारे पास एक पार्टिकल है, इसी को लगा लो, चलो मार करते हैं, यहां से वो, यहां अगर हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, तो वो घूम के ऐसे कहीं जा रहा है, ऐसे ही जाएगा। तो यहां पर मान लेते हैं कि वो कैसे जा रहा है, ऐसे घूम जाएगा, ये वाली बात समझ में। इनिशियली वो जो अपना पार्टिकल है वो यहां था, मान लेते हैं यहां। क्लियर है। इसका पोजीशन वेक्टर का नाम रख लो बच्चे आर। इधर से फोर्स के इन्फ्लुएंस में वो डिस्प्लेस होके इधर आ गया, और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो कितना है, डेल्टा आर।
या डी आर मान लो, तो ये क्या आएगा आर प्लस डी आर आएगा कि नहीं, फाइनल वेक्टर जो आएगा, है ना। इस वाले में तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब ये गया क्यों है वहां पे, क्योंकि इसके ऊपर कोई फोर्स लग रही होगी, एफ इसके इन्फ्लुएंस में गया है कि नहीं उधर, है ना। अब जहां पर वो इनिशियली था उसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स और वाई। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, एक्स एंड वाई। तो ये डिस्टेंस हमारे पास है एक्स, ये डिस्टेंस हमारे पास है वाई। किसी को दिक्कत, ये बात ठीक है, एक्स और वाई डिस्टेंस की भी बात ठीक है अपने पास। अब जब वो मूव हुआ है वो कहां से कहां गया है, वो इस से इस पॉइंट पर पहुंचा है, तो डिस्प्लेस्ड कितना हुआ देखो, एक्स एक्सेस के अलोंग dx और वाई एक्सेस के अलोंग dy मान लो। एक्स एक्सेस जब नीचे से ऊपर गया है तो ऊपर जाते हुए देखो यहां x था, अब फाइनल पोजीशन वेक्टर इधर है तो इसके बीच का डिस्टेंस dx लिख लूं मैं, और यहां के बीच में जो डिस्टेंस है उसको dy लिख लूं। यही डिस्प्लेसमेंट हुई है ना y एक्सेस और x एक्सेस के अलोंग। क्लियर, देखो बच्चा फोर्स यहां पर इस पे देखना जरा, मैं फोर्स इधर लगा रहा हूं उधर को, वो घूमेगा कहां, ऊपर ही जा रहा है कि नहीं। मैं जैसे मर्जी फोर्स लगाऊं, मैं उधर को लगाने की कोशिश करूंगा तब भी वो ऊपर जाएगा, लेकिन अगर मैं सीधा मारूंगा तो दूर ज्यादा जा रहा है। क्यों, जितना साइन थीटा 90 डिग्री पे होगा, परफेक्ट 90 पे आएगा तो हमारे टॉर्क की वैल्यू ज्यादा आएगी, तो ये घूमेगा ज्यादा। लेकिन अगर मैं कहूं कि नहीं मैं इधर उधर मार रहा हूं, मैं अलग डायरेक्शन में फोर्स दे रहा हूं, तो वो उतना ऊपर नहीं जा पा रहा, दिख रहा है, देखिए साइन थीटा का फर्क है। लेकिन अगर मैं सेम फोर्स के साथ यहां मारूंगा तो ऊपर ज्यादा जा रहा है, दैट मीन्स वो एंगल का डिफरेंस है, मूवमेंट तो उधर को ही होगी, है ना। अभी मैंने आर के साथ एंगल में जानबूझ के समझाने के लिए आर का एंगल यूज कर लेंगे। ये बात समझ में आ रही है सबको, किसी बच्चे को इसमें दिक्कत थी अभी तक जो हमने लिखा है। अब यहां पे मान लेते हैं, देखो हम मान लेते हैं जो हमारा ओपी है इनिशियल पोजीशन वेक्टर आर आ गया, डायग्राम समझ में आ गया था सबको। Let us assume dw is the small work done in rotating the particle from p to q. Small amount of work done, जब मैं p से q तक लेके गया हूं तो small amount of work done क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगा f, डिस्प्लेसमेंट आया dr का, है ना, डिस्प्लेसमेंट तो dr का आया, तो f क्रॉस d f डॉट dr आ गया, डन। अब f क्या होता है, f सिंस वेक्टर क्वांटिटी में है तो हम यहां पर f की वैल्यू क्या ले सकते हैं बच्चा, देखो जो अपने पास f वेक्टर है वो क्या आएगा, fx i कैप, है ना, fx i कैप प्लस fy j कैप बनेगा कि नहीं। हाँ जी, वेक्टर में मैं लिख सकता हूं ना, जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स के अंदर लिखा f को fx i कैप और fy j कैप लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पे अगर फोर्स की भी मैं बात करूं, ये तो देखो किसी एंगल पे ही लग रहा था और उसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक एक्स एक्सेस के अलोंग एक वाई एक्सेस के अलोंग। कंपोनेंट्स में बाद में रिजॉल्व कर लेंगे, लेकिन इस तरीके से मैं आई और जे के फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में तो उसे लिख ही सकता हूं, है ना। और इसी तरीके से जो मेरे पास डी आर आया है, डी आर को मैं क्या लिख सकता हूं, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, बिल्कुल लिख सकता हूं ऐसे, है ना। जो डी आर है हमारे पास, जो डिस्प्लेसमेंट निकली है बेटा, वो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के कॉम्बो में निकली है, तो इस तरीके से लिख लो वेक्टर की फॉर्म में। अब मुझे क्या निकालना है, dw। dw क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट, मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम p टू q, मान लेते हैं यहां से यहां तक गया है ना, तो p से q तक जाते हुए हमने यही रखा था नाम। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, f डॉट dx या f डॉट dr, है ना। तो f की वैल्यू fx i कैप, अब डॉट प्रोडक्ट है तो i वाला i से और j वाला j से मल्टीप्लाई होता है। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आया कि नहीं, fx dx प्लस fy dy। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है। अब जब हमने ये किया, देखो dx और dy मैं कैसे निकालूं, मेरे पास इस पॉइंट की बात करना, देखो ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है इस पे ध्यान देना, जब वो PO और इसका नाम रख लेते, कुछ भी रख लो, POM रख लो। अब जब यहां पर कोऑर्डिनेट क्या थे बेटा उसके, x और y, तो जो मेरा r वेक्टर था, आर वेक्टर को मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में अगर रिजॉल्व करता सिर्फ इनिशियल पोजीशन वाले को, तो यहां पे आर की वैल्यू अगर मैं लिखूं, आर क्या निकलेगा, एक्स जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, आर कॉस थीटा, और वाई आर साइन थीटा निकलेगा कि नहीं, किसी को दिक्कत। यहां पर एंगल थीटा था, थीटा कौन सा एंगल है, थीटा यहां पर है जिस एंगल के साथ आर इनिशियली इंक्लाइन था, क्लियर है। और यहां से
ऊपर की तरफ जाते हुए मान लेते हैं जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई है वो कितनी हुई है, डी थीटा। किसी को इसमें दिक्कत? ठीक है ना, इनिशियली वो कितने एंगल पे इंक्लाइन था, थीटा पे, और जब फोर्स लगी तो डी थीटा की डिस्प्लेसमेंट हुई है उस पर, पक्का। अब एक बात देखो, x की वैल्यू आ गई आर कॉस थीटा, y की वैल्यू आ गई आर साइन थीटा। अगर मैं डेरिवेटिव कर दूं यहां पे, dx क्या निकलेगा, आर कॉस का डेरिवेटिव साइन थीटा और थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा निकलेगा कि नहीं? होगा। आर कांस्टेंट है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा और थीटा का डी थीटा लगा। किसी को दिक्कत? बिल्कुल ठीक है। अब एक बात बताओ, आर साइन थीटा क्या था, y, तो dx को मैं माइनस वाई डी थीटा लिख लूं, किसी को दिक्कत है? सिमिलरली मैं y का डेरिवेटिव करूंगा, dy इज इक्वल टू आर कॉस थीटा डी थीटा। आर कॉस थीटा क्या था, x, तो dy x डी थीटा बन गया, बना कि नहीं? पक्का। डेरिवेटिव समझ में आया मैंने क्या किया है? आर कॉस थीटा का डेरिवेटिव किया, आर कांस्टेंट था, कॉस का आया माइनस साइन थीटा, थीटा का आया डी थीटा। ठीक है, आर साइन थीटा y की वैल्यू थी तो मैंने y सब्स्टिट्यूट कर दिया। सिमिलरली आर साइन थीटा का डेरिवेटिव किया, आर कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा, थीटा का डी थीटा। आर कॉस थीटा को मैं x लिख सकता हूं, तो मेरे पास dx और dy की वैल्यू आई कि नहीं? अब ये वैल्यू यहां डाल देते हैं, जो अपना वर्क डन आया ये किसके इक्वल आया है, fx। dx की जगह मैं क्या लिख लूं बेटा, माइनस वाई डी थीटा प्लस एफ वाई एक्स डी थीटा, या मैं रीअरेंज करके लिख लूं एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स और डी थीटा कॉमन ले लूं। लिखा कि नहीं? रीअरेंज किया, सिर्फ माइनस वाले को पीछे लिख दिया, प्लस वाले को आगे और डी थीटा कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ जरा, जो मेरा वर्क डन है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई वैल्यू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई होकर वर्क डन के इक्वल आ रही है, तो ये जो है ये एंगुलर फोर्स होनी चाहिए कि नहीं? बताओ हरमन, क्या हुआ? ये बात समझ में आई है मैं क्या बोल रहा हूं? हमारा जो इस बात पे ध्यान देना, जो हमारा वर्क डन है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो वहां फोर्स भी एंगुलर वाली आनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। तो अगर मैं उससे कंपेयर करूं तो यहां से हमारे पास टॉर्क की वैल्यू एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स आ जाती है। क्लियर बात है बच्चे? किसी को इसमें दिक्कत? कहां से बच्चा? देखो ये समझ में आ गया था, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स लिखा और डी थीटा कॉमन ले लिया। अब एक बात देख बेटा, ये जो है हमारा वर्क डन वो किसके इक्वल आ रहा है, वर्क डन इज इक्वल टू समथिंग इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो एंगुलर फोर्स भी होनी चाहिए। एंगुलर फोर्स इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी इक्वल्स टू एंगुलर वर्क डन। किसी एंगल पे शिफ्ट हुआ तो वर्क डन होना चाहिए ना ये। तो ये जो वैल्यू है यानी कि ये एंगुलर फोर्स को रिप्रेजेंट करिए। एंगुलर फोर्स क्या होती है, टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। क्लियर है ये? ठीक बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सी डेरिवेशन है ये, लिखो। अब है एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट। देखो अपने पास है बच्चा नेक्स्ट में पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर डायग्राम समझना सेम तरीके से जैसा हमने पिछला डायग्राम बनाया था, फर्क कुछ नहीं है। पिछला भी हमने टॉर्क के लिए समझा है लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में निकाला था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में निकाला था, सॉरी। अब जो हम निकाल रहे हैं किसके लिए निकाल रहे हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर निकाल रहे हैं। डायग्राम बिल्कुल सेम तरीके से रहेगा बट तरीके में जो फर्क है डायग्राम में वो समझना है एक बारी। हमारे पास देखो बच्चे, अपने पास पोलर कोऑर्डिनेट जिसके अंदर हम क्या करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा की टर्म्स में निकालेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास जैसे पोलर फॉर्म थी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो हमने क्या किया था, एंगल के साथ रिलेट करके किया था। वैसा यहां पे हमारे पास क्या था, इनिशियली P पॉइंट पे अपने पास था बच्चे जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x, y। बिल्कुल ठीक है। यहां पर हमने क्या किया था, फोर्स लगाई थी जिसकी वजह से वो डिस्प्लेस हो गया था डेल्टा थीटा पे। बिल्कुल क्लियर है यहां तक? किसी को दिक्कत? अब देखो जो फोर्स थी इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एफ एक्स और एफ वाई, बिल्कुल ठीक है। इस पॉइंट पे P पॉइंट पे जो हमने फोर्स लगाई थी, है ना। और ये फोर्स जब लगी थी ये किस एंगल पे लगी थी, अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में देखूं तो ये
यहां पे किसी इस एंगल पे फोर्स लग रही थी कि नहीं, इस एंगल का नाम हमने रख लिया अल्फा, यहां पे हमने नाम रख लिया इसका फाई। क्लियर है ये? किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है? हाँ जी, ये ठीक है। ये हमारे पास आ गया फाई, ये बन गया अपने पास अल्फा। जितना अल्फा यहां है सेम अल्फा यहां आया, तो एफ एक्स की, हाँ जी नाम रखा है बेटा बस इसके साथ, पोजीशन वेक्टर और फोर्स की डायरेक्शन के साथ। इनके बीच में जो एंगल है उसका उसकी वैल्यू कितनी है, फाई मान लिए। किस किस के बीच में? जो पोजीशन वेक्टर है और जो फोर्स के बीच में। और जो फोर्स है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसका नाम अल्फा है। तो एफ एक्स को मैं एफ कॉस अल्फा और एफ वाई को मैं एफ साइन अल्फा लिख सकता हूं कि नहीं? इसमें किसी को दिक्कत है? बिल्कुल ठीक है। और सिमिलरली जो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज थी, हमारे पास जो हमने क्या किया था बच्चे, एक्स और वाई की वैल्यूज थी, क्या क्या लिख सकता हूं मैं? जो हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट थे, एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, आर कॉस थीटा, है ना। और जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट था उसको क्या लिख सकता हूं, आर साइन थीटा। बिल्कुल ठीक है। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है ना? ठीक है ये वाली बात। तो अब अपने पास टॉर्क का फॉर्मूला क्या निकला था, हमने लास्ट में जो किया था, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, ऐसा ही था। बिल्कुल ठीक है। एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स में सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। एक्स की वैल्यू क्या है, आर कॉस थीटा। एफ वाई की वैल्यू क्या है बेटा, एफ साइन एल्फा। माइनस वाई की वैल्यू क्या है, और एफ एक्स की वैल्यू कॉस एल्फा। आर एफ कॉमन ले लू मैं, तो क्या बना बच्चे देखो जरा, साइन एल्फा कॉस थीटा माइनस कॉस एल्फा साइन थीटा। ये किसका फॉर्मूला बन गया, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ एल्फा माइनस थीटा, है ना। डी थीटा नहीं था बेटा, वर्क डन का था वो फॉर्मूला। जब हमने डी थीटा कहा किया था, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स इंटू डी थीटा। लेकिन जब हमने टॉर्क निकाला था कंपेयर करके, वर्क डन से ही तो निकाला था कि एंगुलर फोर्स इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड दैट एंगुलर फोर्स इज बेसिकली टॉर्क। तो टॉर्क की वैल्यू ये आई थी कि नहीं? क्लियर बात है ये? तो सारों की वैल्यू डाली, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यही होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कि नहीं? तो ये साइन ऑफ एल्फा माइनस थीटा बना कि नहीं? अब यहां पर अपने पास थीटा यहां है, एल्फा यहां है। इस ट्रायंगल के अंदर देखो, एल्फा इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई है कि नहीं? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। और यहां से एल्फा माइनस थीटा की वैल्यू फाई बन गई। तो मैं यहां पर टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन फाई लिख सकता हूं। किसी बच्चे को दिक्कत है? अब सिंस साइन की टर्म में है तो मैं इसको आर क्रॉस एफ लिख लूं तो कोई दिक्कत है ना? यही होता है, ए बी साइन थीटा होता है तो ए क्रॉस भी लिखते हैं, आर क्रॉस एफ है तो दोनों के बीच का ही एंगल था फाई। तो हमारे पास ये क्या बन गया, आर एफ साइन फाई। ठीक है। अब मैं साइन फाई को अगर रिलेट कराना चाहता हूं तो देखो हम क्या करते हैं, ये जो फोर्स थी मैं यहां से ऐसे नीचे लाया, इधर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। क्या बनाया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। इसका नाम है ओ, इसका नाम रख लो एन, इस पॉइंट का नाम था पी। यही है ना। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर साइन फाई की वैल्यू निकालना जरा। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एन ट्रायंगल एन ओ पी, साइन फाई क्या है बेटा, साइन फाई क्या निकलेगा, देखो जरा, ये 90 डिग्री है तो इसके ऊपर अगेंस्ट हाइपोटेन्यूज, और यहां फाई है तो ये परपेंडिकुलर, क्या बना, ओ एन बाय आर बना कि नहीं? हाँ जी, यही बनेगा कि नहीं, ओ एन बाय आर। तो मैं जब यहां ये वैल्यू डाल दूंगा तो क्या बनेगा, आर क्रॉस एफ में आर एफ ओ एन बाय आर, आर से आर कट गया तो टॉर्क क्या निकला, एफ इंटू ओ एन। अब ये ओ एन क्या है, ध्यान से देखो, ये एफ ओ एन, एफ तो फोर्स है, ओ एन क्या है, ओ एन हमारे पास परपेंडिकुलर आ रहा है कि नहीं, जहां फोर्स लग रही थी ओरिजिन से उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है? जहां पे हमारे पास ये जो फोर्स थी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे, उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है उसके हिसाब से लिया हमने आर, क्योंकि ओरिजिन से वो था पोजीशन वेक्टर। लेकिन ये जो है ये क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्लियर है? ये हमारे पास
ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ टॉर्क खत्म हो जाता है।